अच्छा, अब ध्यान देंगे। अभी वीबीटी की डिटेल्स मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जो क्वेश्चंस करने के लिए जो जरूरत है जिसकी, तो डिटेल्स मैंने तुम्हें दे दी है। उसमें मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि अगर छः कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, sp3d2, d2sp3, sp3d2 d2sp3, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और d2sp3 में इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरली इनके साथ होंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और इसके साथ होंगे WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज होगा इसके अंदर। वीबीटी हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिंग ने जो दिया था इसको, वीबीटी डिस्कस कर रहे हैं जो पॉलिंग ने दिया था। और ऐसी कोऑर्डिनेशन पर अगर 4 है, ये दो, और मैंने, अच्छा तुम में से किसी को भी याद है, देख के नहीं बोलना है, 5 के लिए क्या डिटेल्स थी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैंने बता दी, दो यूज ज्यादा होंगे, 4 और 6। 4 के अंदर sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। dsp2 कब होगी? जब SFL होगा, जनरली ऐसा होगा, SFL। और WFL है तो sp3। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए ना डिटेल दी थी तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। किसी को याद है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए? सर कौन उसमें बोल रहा चार है? तरह के होते हैं, sp3d2, चार तरह के होते हाँ हैं sp3d। हाँ, sp3d, हाँ क्या था वेदांत? सर उसमें सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं सीओ को छोड़ के, क्योंकि वो ऊपर वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। sp3d, अगर मान ले sp3d है और मैं इसमें बोलूँ WFL है और CO है और CO, तो इस केस में क्या ज्योमेट्री होगी या शेप होगी? WFL है या CO अगर आ जाता है तो क्या शेप आएगी? शेप का नाम क्या होगा? ऐसे ही अगर sp3d या dsp3 है, sp3d या dsp3 है और लेकिन लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो क्या शेप होगी? हाँ वेदांत, पता है कि नहीं? सर पहले वाले में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और सेकंड वाले में स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। पहले वाले केस में TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दूसरे केस में स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल और टेट्रागोनल, दोनों याद रखना, स्क्वायर पिरामिडल और टेट्रागोनल। इसके अंदर डी कौन सा था? दोनों में डी कौन कौन से हैं वेदांत? इसके अंदर डी कौन सा है, इसमें डी कौन सा है? सर पहले वाले में डी जेड स्क्वायर और दूसरे में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये पता होना चाहिए, ये हालांकि मैं डिटेल पहले भी दे चुका हूँ। मेन मैं इनके क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, कोऑर्डिनेशन 4 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। मैं इनके कंसेप्ट तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसमें क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ अभी। तो एक क्वेश्चन पहला तुम ट्राई करोगे K4 एफिशिएंट 6 जैसे, है ना, K4 एफिशिएंट 6। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसके बारे में सोचो। कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला क्वेश्चन आते ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो चेक करना विषय। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6 है। 6 आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे, या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। मैं इस क्वेश्चन को दोनों से डिस्कस करूंगा। किससे? अब तुम्हें इसमें ना क्या क्या निकालना है? शेप निकालनी है, हाइब्रिडेशन निकालनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर तो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, और एक एक और निकालना है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। और डिटेल भी है इसके अंदर, बहुत सारी डिटेल है उसकी इसके अंदर। वो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन निकालना है। बहुत सारी डिटेल हो सकती है, मैं सारी डिटेल नहीं पूछ रहा, जैसे इसमें कितने आइसोस बनेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं होगा, वो सब बहुत सारी डिटेल है। आइसोस मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं बता रहा तुम्हें। ये 5 चीजें पूछी मैंने, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक बार इनके बारे में सोच लो, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
हाँ, एक बार सोच लिया सबने? किसने निकाला आंसर इसका? चलो देखो जरा, एक बार आप इसकी डिटेल देख लेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि 99% इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, वीबीटी से भी, सीएफटी से भी। पहले देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, जैसे मैंने तुम्हें नेमिंग में सिखाया था, नेमिंग का क्वेश्चन कोई भी आते ही पहले क्या चेक करना है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हाँ, एनायनिक है, न्यूट्रल है, कैटायनिक है। एनायनिक देखते ही 8 लगाना है सेंट्रल एटम के आगे, और दूसरा पार्ट निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो गलती करते हैं, सिली मिस्टेक होती है, इसलिए पहले बता दिया मैंने। ऐसे ही इसके अंदर क्वेश्चन आते ही क्या देखना पहले? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखते ही आंसर तुम्हारे दिमाग में आ गया, या तो sp3d2 आंसर होगा या d2sp3। और स्ट्रक्चर तो ये आते ही स्ट्रक्चर पहले ही बना देना, CN CN स्ट्रक्चर इसमें पहले ही बना देना देखते ही। और बाहर 4- लिख दो, या फिर K+ लिख दो बाहर, 4K+। स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने देखते ही, क्योंकि मुझे पता है चाहे d2sp3 हो या sp3d2, दोनों केस में शेप तो सेम ही होगी। ये बना देंगे स्ट्रक्चर। अब हाइब्रिडेशन कौन सी है? हिंट तुम्हारे पास है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसमें। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चांसेस d2sp3 के। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चांसेस d2sp3 के। मैंने हमेशा नहीं बोला कि d2sp3 होगा, हालांकि इस केस में मुझे पता है कि d2sp3 आएगा। देखते ही तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे पता लग जाएगा देखते ही। अब इसमें आयरन की स्फीयर निकालेंगे, आयरन की स्टेट। अब रूल देखते रहना। आयरन की स्टेट आएगी यहाँ पे +2, आयरन +2 आ गया, तो ये आ गया Fe+2। ग्राउंड स्टेट में ये है आर्गन 3d6, आर्गन 3d6 है, ये 3d6 है, तो इसको ऐसे बना दिया मैंने, 2 3 4, ये आ गया ना 3d6। ये 3d है, फिर 4s, फिर 4p, आगे जरूरत पड़ेगी तो 4d, आगे जरूरत पड़ेगी तो 4d, ये आ गया। अब 3d6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब Fe2+, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो बैक पेयरिंग करेगा। बैक पेयरिंग अब यहाँ तुम्हें पता लग जाएगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो बैक पेयरिंग करेगा। Fe2+ आफ्टर बैक पेयरिंग, बैक पेयरिंग। ये आ गया। 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को वैसे। ये देखो, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये चाहिए तो 4d। अब इसमें बैक पेयरिंग होगी। बैक पेयरिंग का मतलब है, आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडेशन, d2sp3 है या sp3d2 है हाइब्रिडेशन, इसलिए ट्राई करना 2d मेरे को चाहिए अलग, 2d अलग चाहिए ना, इसलिए ट्राई ये करना कि यहाँ पे लाइन डाल देना हमेशा। लाइन डालने का मतलब ये है कि इन 3 की एनर्जी बराबर है और इन 2 की एनर्जी बराबर है। ये दिमाग में रख लो इस चीज को, ये पता लगेगा सीएफटी से। 3 की एनर्जी बराबर है स्टार्टिंग के, और 2 की एनर्जी लास्ट में बराबर है। D2 था ना, इसलिए मैंने लिख दिया ऐसा। अब देखो बैक पेयरिंग होगी, और इसका मतलब भी क्या है, एक लाइन ध्यान सुनेंगे। इसका मतलब है अगर बैक पेयरिंग होगी, इन 3 में कभी नहीं होगी बैक पेयरिंग, इनमें कभी बैक पेयरिंग नहीं होगी, ना ही इन 2 में। मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन है इधर, तो ये बैक पेयर नहीं होंगे कभी भी। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से हटके यहां नहीं आएगा कभी, ये मतलब है इसका। ये भी आगे एग्जांपल से क्लियर होगा, अभी बस सिर्फ नोट करेंगे। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो बैक पेयरिंग हो गई ये बैक पेयरिंग हो गई इधर, ये क्या हो गई, बैक पेयरिंग। अब ये डी जो 2 खाली बचे हैं, एक एस और 3 पी लेंगे। क्या लेंगे, 2 डी, कौन से वाले डी, एक एस और 3 पी, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं, वो 6 का इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। पहले ये 2 डी, एक एस और 3 पी मिक्स करके
हाइब्रिडाइज होंगे और D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी, D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी और उसके बाद लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा Cn, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक बार यहां देगा, 6 जगह है, 6 जगह देगा, 4, ये 5 और ये 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स के साथ, सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स के। और लिगेंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, लिगेंड स्ट्रॉन्ग था ना, इसीलिए बैक पेयरिंग हुई है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग, देखो मतलब समझना भी समझ आ जाएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थे, 1 2 3 4 5 6। लिगेंड जो है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के पास जाएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। तो वो न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा ताकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। न्यूक्लियस के पास जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इसलिए बैक पेयर हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएंगे, ये बैक पेयर हो जाएंगे। क्लियर हो रहा कुछ कि नहीं है देवांश? यस सर। समझ आया मैंने क्या बताया अभी? यस सर। एक बार चलो हैंड सेस करना जिसको ये समझ आ गया, जिसको ये समझ आ गया है कि लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग क्यों करता है। कनिष्क, बॉबी, अर्नव, नित्या, अखिलेश, देवांश, श्रुतिका, मुकुल, ऋषि, शिखा, मयंक, हर्षित, देवेदांत, कशिश, कृष्णा, छवि। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो, इंपॉर्टेंट लाइन बताइए मैंने आपकी। हर कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग हो जाती है, क्यों होती है? वो छोटा सा कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो सेंट्रल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा, और इसलिए जो बीच में उसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको क्या करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा और वो बैक पेयर कर देगा, बैक पेयर कर देगा। और डिटेल पता लगेगी CFT के अंदर। तो ये यहाँ पे आ गया, तो हाइब्रिडेशन आ गई D2sp3, हाइब्रिडेशन क्या आ गई यहाँ से अब, D2sp3, D2sp3, 6 D2sp3 ऑर्बिटल से वहां पे ये 6 लिगेंड्स जो हैं इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब क्योंकि बैक पेयर हो गए तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n × n+2 रूट में bm, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी 0, म्यू क्या आ जाएगा इसका 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। तो ये चीज रखनी है, K4 एफिशिएंसी मूवमेंट पूछेगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव में आता ना, हर कोई फिर इसको मार्क कराता कि 4 सोचता ही नहीं बैक पेयरिंग के बारे में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई सीधा √24, 4.9 के आसपास, वो गलत हो जाएगा, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी, K4 एफिशिएंसी सही ना, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैंने तुम्हें इसकी शेप बता दी, हाइब्रिडेशन बता दी है, मैग्नेटिक मूवमेंट बता दी है, और क्या पूछा था मैंने इसके अंदर, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पूछा ना इसके अंदर एक, और डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अब वो पता करने के लिए ना, सी, अब इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें CFT से सॉल्व करा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को CFT से सॉल्व कर रहे हैं। CFT से क्या होगा, ध्यान देंगे, CFT से सॉल्व करना है ना, तो इनिशियली ये 5 डी ऑर्बिटल्स जो थे, इन पांचों की एनर्जी सेम, पांचों की एनर्जी सेम, बहुत ध्यान समझना इसको। इनिशियली इन पांचों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी। अब आयरन 2+ था ना, आयरन 2+ था, इसके 5 डी ऑर्बिटल्स थे, पांचों की एनर्जी अभी सेम है। जैसे जैसे इसके पास क्या आएगा, जैसे जैसे इसके पास क्या आएगा, लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, इनिशियली अगर सफिशिएंट डिस्टेंस पे हैं तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स की, लिगेंड्स की और डी ऑर्बिटल्स के, डी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शंस होंगी, और पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी, इस तरीके से पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी, सही ना, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। अब लिगेंड जब ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, लिगेंड जब ज्यादा क्लोज आ जाएंगे ना, तो अब इस केस में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे थे, जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पे थे, एक्सियल डी ऑर्बिटल सिर्फ 2 ही हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल 2 ही हैं, कौन से हैं बताओ, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, पता है किसी को कि नहीं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? देखो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, हाँ, D² Y², थोड़ा और इसको छोटा बना देते हैं, ये D² Y² है और DZ²,
तो इनकी अब ये क्यों इनकी एनर्जी बढ़ी है एक्सियल वालों की, यही डिटेल देनी है कंसेप्ट में। तो अभी तो तुम्हें याद करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो एक्सिस पे नहीं थे कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, सही ना। यानी ये क्या है, 3 फोल्ड डीजनरेट, ये क्या है, 2 फोल्ड डीजनरेट, ये क्या था, 5 फोल्ड डीजनरेट, 3 फोल्ड डीजनरेट, 2 फोल्ड डीजनरेट, 5 फोल्ड डीजनरेट इनिशियली थे, 5 फोल्ड डीजनरेट थे इनिशियली। इनका रेफरेंस एनर्जी अभी मानते हैं 0, ये 0 पे थे। अब इन दोनों के बीच में इसको नाम दे रखा है, इसका नाम है T2G ऑर्बिटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, T2G, जो 3 है ना नीचे, जो नीचे 3 है जिनको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट, नाम दे रखा है T2G, ट्रिपली डीजनरेट, T2G ऑर्बिटल है। और ऊपर जो 2 हैं जो डबली डीजनरेट है, 2 फोल्ड डीजनरेट है, इनको बोलते हैं EG, T2G और EG, ये 2 लेवल्स आ गए हैं। इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इनका सेंटर जो है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, BARI, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। अब रेफरेंस एनर्जी लेवल से जिस एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा होती है, ये तुम चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो मैथमेटिकली, ये 0.6 डेल्टा O ज्यादा होती है, 0.6 डेल्टा O, जिसको हम 6 DQ भी कहते हैं। डेल्टा O मैंने तुम्हें बता दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। जो ऊपर एनर्जी ज्यादा हुई है 2 डी ऑर्बिटल्स की, वो 0.6 डेल्टा O ज्यादा हुई है, और जो नीचे एनर्जी कम हुई है वो माइनस, नेगेटिव है ना नीचे, तो माइनस 0.4 डेल्टा O कम हुई है, जिसको हम बोलेंगे -4 DQ। DQ मतलब डेका क्वांटम, DQ क्या है, डेका क्वांटम। और डेल्टा O तो तुम्हें पता ही है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी बढ़ी है वो ज्यादा अमाउंट से बढ़ी है, 0.6 डेल्टा O या 6 DQ। जो एनर्जी कम हुई है वो कम अमाउंट से कम हुई है, -0.4 डेल्टा O या -4 DQ। चाहो तो तुम इसे सॉल्व भी कर सकते हो, जो 0.6 डेल्टा O आया है, -0.4 डेल्टा O आया है, इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मान लो एनर्जी बढ़ी x से, कम हुई y से, तो तुम्हें पता है नीचे है तो माइनस आएगा, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा O के इक्वल। और इनिशियल एनर्जी इनकी क्या थी, 0, रेफरेंस एनर्जी, इनिशियल एनर्जी 0 थी। एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग क्या है, 2 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी तो 2x, x से बढ़ी एक की, दूसरे की भी x से बढ़ेगी तो 2x। नीचे कम हुई, 3 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हुई, एक की एनर्जी y से कम हुई तो बाकी की भी y से कम होगी, तो प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y को 0 रखना, x माइनस y को डेल्टा O रखना, तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -0.6 डेल्टा O, प्लस 0.6 डेल्टा O, और y की वैल्यू आ जाएगी -0.4 डेल्टा O, -0.4 डेल्टा O। चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, मैंने जल्दी से बता दिया तुम्हें अभी। पहले बताओ तुम्हें डायग्राम ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये डायग्राम CFT का क्लियर हो गया, 2 की एनर्जी बढ़ गई है, 3 की एनर्जी कम हुई है। एक बार हैंड रेज करना जिसको डायग्राम ये क्लियर हो गया, CFT वाला। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा इसी से ही, जल्दी से एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको डायग्राम क्लियर हो गया CFT का। इसको 2 बार बना के देख लेना, ये कुछ 2 क्वेश्चन जो होंगे अभी, इन दोनों क्वेश्चन को करके देख लेना जरूर। कनिष्क, अर्नव, देवांश, मुकुल, बॉबी, मयंक, अखिलेश, नित्या, श्रुतिका, वेदांत, कशिश, सिद्धि, कृष्णा, ऋषि, हर्षित, शिखा। और किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये डायग्राम जरूर क्लियर होना चाहिए, मैं थोड़ा सा रब करूंगा इधर। और ये 2 की एनर्जी क्यों बढ़ी है, 3 की एनर्जी क्यों कम हुई है, ये सब एक्सप्लेन करूंगा जब कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करना सीख रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन जब कंसेप्ट पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो अब यही सेम क्वेश्चन, आयरन +2 था, आयरन +2 था, ध्यान देंगे। अब आयरन +2, ये सब मैंने यहां से हटा दिया। आयरन +2, आयरन +2 के अंदर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। देखो अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, देखो आयरन +2 में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अच्छे आयरन 2+ है, आर्गन 3d6 है।
लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। 3 के बाद दिक्कत आती है, 3 के बाद, पहले 3 तो ऐसे ही आएंगे हमेशा। चौथा इलेक्ट्रॉन या तो यहां आएगा या यहां आएगा, चौथे की 2 जगह है, इसलिए कंफ्यूजन होगा। इसलिए लिगेंड को हम चेक करते हैं, लिगेंड को सेंट्रल एटम। तो क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वाली डेल्टा ओ की ये बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऊपर डालने के लिए, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, इसलिए बैक पेयरिंग हुई थी। इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन अपने आप कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। फिफ्थ और सिक्स्थ भी नीचे आएंगे, फिफ्थ भी नीचे, सिक्स्थ भी नीचे, इसीलिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए थे एक साथ, इसलिए मैंने ये लाइन डाली थी यहाँ पे। 2 ऊपर ये Eg वाले थे इलेक्ट्रॉन, ये Eg वाले ऑर्बिटल थे, ये T2G वाले थे, इसलिए मैंने लाइन डाली थी बीच में यहाँ पे, इधर T2G था, इधर Eg था, T2G और Eg। ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन बैक पेयर क्यों होते हैं, क्योंकि इस डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, एक्चुअल में ये ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, P से। डेल्टा O CFSE जो है, इट इज वेरी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है ये। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, नोट कर लेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिंगल ऑर्बिटल, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिंगल ऑर्बिटल, है ना, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी, इसे बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। समझ गए कि नहीं है, ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो इस वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आया है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, बैक पेयरिंग इस वजह से हुई। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा आंसर, D2 खाली है, 4s और ये 4p, ये 4s होगा, ये 4p होगा, और आ गया D2sp3। क्या आ गया, D2sp3, क्लियर, D2sp3, ये हाइब्रिडेशन आ गई इसकी। और ये लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा, ये भी लिख लेना। ये क्या होगा, क्योंकि बैक पेयरिंग होगी ना इसमें, लो स्पिन कम्प्लेक्स है, लो स्पिन कम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। डी ऑर्बिटल कौन से वाले हैं, 3D वाले ना, तो ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, या हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स, या हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स है, ये भी याद रखना। लो स्पिन कम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, या हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स, या हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स, ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, D2sp3, क्लियर, D2sp3 हाइब्रिडेशन है। अब इसके अंदर एक टर्म मैंने और बोली थी, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg ऑर्बिटल्स। तो इसमें T2G क्या लिखोगे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन में, T2G तो 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में, और Eg में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, तो Eg 0, ये डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी क्लियर हो गया कि नहीं, T2G 6, Eg 0, ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं है? यस सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस क्वेश्चन को CFT से भी सॉल्व करवा दिया है और VBT से भी, दोनों से सॉल्व कर लिया, दोनों से आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। CFT इसका कंसेप्ट क्लियर करेगी, हालांकि दोनों अलग अलग थ्योरी हैं, जानबूझ के मैं एक में करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। VBT की लिमिटेशन है ये कि इलेक्ट्रॉन बैक पेयर क्यों हो रहे हैं, बैक पेयर किसने बताया, ये एक्चुअल बताया किसने, CFT ने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताकर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताकर। तो ये VBT की लिमिटेशन को CFT ने दूर किया, एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों थ्योरी से बता दिया कैसे करना है। तो ये K4 एफिशिएंट 6 था, क्लियर, ये क्या था, K4 एफिशिएंट 6। अब नोट करेंगे आगे, और इसी से ना हम डिराइव कर सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, dx2 y2 की एनर्जी सबसे ज्यादा, dx2 y2 की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल है और कौन सा वाला dx2 y2, और लिगेंड की एक्सिस सेम आएगी, ये बताऊंगा मैं बाद में कंसेप्ट में, अभी तुम ये याद रखो, dx2 y2 की एनर्जी सबसे ज्यादा, और उसके बाद एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, dxy की, क्योंकि वो प्लेन में होगा, dxy की एनर्जी ज्यादा होगी सेकंड नंबर पे, dxy क्योंकि ये प्लेन में होगा। तीसरे नंबर पे ज्यादा एनर्जी होगी dz2 की, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है लेकिन इसके पास एक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए तीसरे नंबर पे आता है dz2। और लास्ट में आते हैं dyz और xz, क्योंकि ना तो ये प्लेन में लाई करेंगे ना ही एक्सिस पे होंगे, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे कम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स पूछते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर को मैं ड्राइव कर सकता हूँ किससे, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है,
ये ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर में जेड एक्सिस हट जाएगी, इसे हटा दिया मैंने, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, फिर डी एक्स वाई वाला, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई जेड और एक्स जेड। याद करना है ऑर्डर इसका भी, कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा जब डिटेल लूंगा मैं इसकी कंसेप्ट के अंदर, अभी क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। और जो मैंने ये भी डायग्राम बनाया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इसके जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर होगा किसका, टेट्राहेड्रल। मतलब तुम्हें ये तीनों T2G वाले ऊपर दिखेंगे, और T2G नहीं बोलेंगे उसको, T2 बोलेंगे, और ये दोनों जो हैं वो नीचे दिखेंगे टेट्राहेड्रल में, ये दोनों नीचे दिखेंगे। मैं बनाऊंगा डायग्राम भी उसका भी, जब हम 4 लिगेंड्स वाले क्वेश्चन करेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी तुम सिर्फ ध्यान रख लो कि जो T2G है वो ऊपर दिखेगा T2 के नाम से, और EG वाला नीचे दिखेगा E के नाम से, और जो 0.6 ऊपर था वो -0.6 करके नीचे दिखेगा, और डेल्टा O नहीं लिखेंगे इसको, डेल्टा T लिखेंगे, और नीचे जो -0.4 था वो +0.4 दिखेगा ऊपर की तरफ, और डेल्टा T की फॉर्म में। तो ये मैंने तुम्हें बताया अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें CFT और VBT दोनों से डिस्कस किया था। दूसरा एग्जांपल तुम ट्राई करोगे जल्दी से, COF63 नेगेटिव। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं इसके अंदर, अभी तो सबसे मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, COF63 नेगेटिव। इसकी डिटेल तुम्हें डिस्कस करनी है, शेप हाइब्रिडेशन, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट और डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, और स्ट्रक्चर बनाना है इसका विद द हेल्प ऑफ VBT एज वेल एज CFT। VBT और CFT से दोनों से करेंगे, जल्दी से 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करेंगे ट्राई इसको। हाँ कर लिया ट्राई। नित्या किया है क्वेश्चन? नित्या, और किसी ने किया? कनिष्क, बॉबी, ये देवांश किया क्वेश्चन? सर अभी कर रहा हूँ, डी ऑक्यूपेशन वाला रह गया। अच्छा वो रह गया।
चलो अब देख लो क्वेश्चन एक बार जल्दी से नजर मार लेंगे इसको। देखो कोबाल्ट 3+ है ये, x - 6 = -3, तो कोबाल्ट 3+ यानी ये भी आर्गन 3d6 है। क्लियर, ये भी आर्गन 3d6 है। आर्गन 3d6 है, इसलिए क्या होगा इसमें, देखो ग्राउंड स्टेट में 3d 4s 4p और जरूरत पड़ेगी तो 4d भी लेंगे, 4d इसमें जरूरत पड़ेगी। 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 3d6 है, तो 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएगा इधर, 3d आ गया। इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि लिगेंड बहुत वीक है। वीक फील्ड लिगेंड, हेलोजन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। हेलोजन और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी। अब एक S 3p और 2d मिक्स होंगे, एक S 3p और 2d मिक्स होंगे क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं, तो ये हो जाएगी sp3d2 हाइब्रिडेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन होने के बाद लिगेंड जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे देंगे, F-, 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 तो ये आ गया आंसर COF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव आ जाएगा। हाइब्रिडेशन आ गई sp3d2 sp3d2 और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है। आउटर डी ऑर्बिटल लिया ना मैंने, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स है, या हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं हुई है, वीक फील्ड लिगेंड था। और म्यू जो निकलेगा इसका, वो निकलेगा अंडर रूट में 4 × 4+2 यानी √24 BM, 4.9 BM आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसी के अंदर कोबाल्ट 3+ आ गया यहाँ पे। अब इसी को अगर मेरे को डिस्कस, स्ट्रक्चर तुम बना लोगे इसका, इसी को डिस्कस करना है अगर मेरे को CFT से, तो ये 5 d ऑर्बिटल्स ले रहा हूँ मैं, 5 d ऑर्बिटल्स एक साथ ले रहा हूँ मैं, ये बढ़ी हुई एनर्जी वाले। फिर ये टूटेंगे 2 में, ऊपर 2 नीचे 3, T2g लेवल नीचे, ऊपर EG लेवल, दोनों में डिफरेंस डेल्टा O का, जो कि इस केस में कम होगा। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, 5th इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, 6th नीचे आएगा, 6th नीचे आएगा। तुम सोचो यही तो हुआ इसके अंदर भी, यहां से लाइन डाल दो, ये T2, इधर वाले पहले वाले 3 क्या होंगे, T2g, इधर क्या होंगे, EG, यही तो हुआ इसके अंदर। ऊपर dx2y² होंगे, dx2y² और dz² होगा, नीचे क्या होगा, dxy yz dxz, और ये आएगा 4s 4p 4d, और ये sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। यहाँ लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ पे लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इस केस में क्या होगा, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा, T2g 4 EG2। हाँ T2g 4 EG2, ये होगा d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, ये इसमें d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन होगा। समझिए कि नहीं, 2 क्वेश्चन बता दिए इजी वाले, सही है, 2 क्वेश्चन इजी वाले बता दिया मैंने। ध्यान रखना कई बार मिक्स्ड लिगेंड्स आते हैं। मिक्स्ड लिगेंड्स मतलब जैसे मैंने दे दिया FeH2O होल 5 NO और SO4, तो यहाँ पे वीक लिगेंड ज्यादा है, W वीक फील्ड लिगेंड्स वो ज्यादा है किससे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, इसलिए इसको हम ओवरऑल वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे, इसको हम ओवरऑल वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे। ऐसे ही अगर SFL ग्रेटर देन WFL होगा तो हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानेंगे, तो हम उसको क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये ब्राउनिंग का एग्जांपल लिया मैंने, सही ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानेंगे, उल्टा होगा तो। और एक एक्सेप्शन केस है इसके अंदर, COH2O होल थ्राइस। अच्छा अभी ये समझ नहीं आएगा, ये समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको हम वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं, इधर हम वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं नेट। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें क्या चीज है। अभी तुम लोग यहाँ तो 2 एग्जांपल दे दिए ना, इन दोनों एग्जांपल को 2-2 बार कर लेना जरूर, ताकि आगे क्वेश्चन थोड़े फास्ट हो और ऑरली तुम मन में निकाल सको इस चीज को। ये जरूर कर लेना 2 बार क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।